प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो दी जनेरो में G20 शिखर सम्मेलन से अलग ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से बातचीत की। ऊर्जा, जैविक ईंधन, रक्षा और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की फिर से प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में सतत विकास और ऊर्जा परिवर्तन पर सत्र को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों के कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों और महाराष्ट्र की 1 लोकसभा सीट के उपचुनाव का मतदान भी कल। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भावी पीढ़ियों के लिए मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए वैश्विक सहयोग का आग्रह किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हथियारों के व्यापक उपयोग की अनुमति देते हुए रूस के परमाणु सिद्धांत में बदलाव को मंजूरी दी। और बिहार के राजगीर में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने जापान को हराकर चीन के साथ फाइनल में जगह बनाई। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रियो दी जनेरो में G20 शिखर सम्मेलन से अलग ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, जैव ईंधन, रक्षा और कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग में सुधार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री मोदी ने ब्राजील की अध्यक्षता में G20 के विभिन्न प्रयासों के लिए उनकी सराहना की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति ने श्री मोदी से कहा कि उनके देश ने भारत की G20 की अध्यक्षता से प्रेरणा लेते हुए कई कदम उठाने के प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के शहर रियो द जनेरो में G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन आज सतत विकास और ऊर्जा परिवर्तन पर पहले सत्र को संबोधित करेंगे। इसके बाद दूसरा सत्र डिजिटल बुनियादी सुविधाओं पर होगा। श्री मोदी की इन सत्रों में हिस्सा लेने के अलावा अर्जेंटीना, चिली और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की भी संभावना है। सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में गयाना की सरकारी यात्रा के लिए रवाना होंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस चरण में 12 जिलों की 38 सीटों पर कल मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा, जबकि नक्सल प्रभावित 31 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा कारणों से मतदान शाम 4 बजे समाप्त हो जाएगा। मतदान की तैयारियों की ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं झारखंड के रांची में हमारे संवाददाता के लाल के पास। के लाल, दूसरा और अंतिम चरण है ये झारखंड में चुनाव का, और कितना महत्वपूर्ण ये चरण आप इसको मानते हैं और ये किन प्रमुख उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करने वाला है? जी विशाल, कल का मतदान एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों के लिए काफी अहम है। ऐसा माना जाता है कि संथाल परगना और कोयलांचल की 38 सीटों पर हार जीत से ही झारखंड की सत्ता की राह तय होती है। मैं ये बताना चाहूंगा 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 13 जबकि भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटों पर सफलता मिली थी। कांग्रेस को 8, झारखंड विकास मोर्चा और आजसू पार्टी को 2-2 जबकि सीपीआई-एमएल को 1 सीट पर कामयाबी मिली थी। कल के मतदान के दौरान कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनवार सीट से चुनावी मुकाबले में हैं। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो नाला क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी चंदन क्यारी से मुकाबले में हैं। आजसू अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में है। विशाल जी के लाल, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। आप लोगों के माध्यम से फेज 2 का वोटर से अनुरोध है, आप अपने परिवार के साथ में, दोस्त के साथ में समय पर बूथ में जाके अपना मताधिकार का प्रयोग करें। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सब जगह पर व्यवस्था सुनिश्चित की।
महाराष्ट्र में विधानसभा की सभी 288 सीटों पर कल एक ही चरण में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित कराने की सभी तैयारियां की जा रही हैं। मतदान की तैयारियों के ताजा अपडेट के साथ है मुंबई में मौजूद हमारी संवाददाता अपर्णा खुंट। अपर्णा, सबसे पहले तो यही बताइए कि मतदान के लिए क्या तैयारियां हैं और चुनाव आयोग की तरफ से क्या विशेष प्रबंध किए गए हैं मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए? जी विशाल, महाराष्ट्र में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है और इस अहम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने भी व्यापक इंतजाम किए हैं। कल एक ही चरण में सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए तकरीबन 1 लाख से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदान होगा और साथ ही में नांदेड़ में एक लोकसभा सीट के लिए भी उपचुनाव हो रहा है। तो मतदान दल जो है चुनाव सामग्री के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। आयोग ने मतदाताओं के लिए पेयजल, शेड, दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप जैसी सभी बुनियादी सुविधाओं के अलावा भी शहरी आयोग में खास करके मतदान का प्रतिशत जो है बढ़ाने के लिए स्थानीय प्रशासन और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कुछ अभिनव पहले की है। जैसे मुंबई में पास मतदान केंद्र होने के कारण अक्सर लोगों को अपना मतदान केंद्र खोजने में दिक्कतें आती है, तो उसको निपटने के लिए इस बार अलग अलग रंगों से मतदान केंद्रों को रंगाया गया है। दिव्यांग मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों को अपना वोट डालने में आसानी हो, इसलिए उनके निवास से मतदान केंद्रों तक मुफ्त बस की भी सवारी प्रदान की जा रही। शहरी मतदाताओं में जो उदासीनता है उसको कम करने के लिए आयोग ने मुंबई और पुणे जैसे शहरी इलाकों में स्वीप के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए थे, जिसमें खास करके अभी जो लोकसभा चुनाव हुए और पिछले विधानसभा चुनाव में जिन मतदान केंद्रों पर मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहा है उस पे खास जोर दिया जा रहा है। जी अपर्णा, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकालिंगम ने आकाशवाणी समाचार को बताया है कि राज्य के 1,04,027 मतदान केंद्रों पर 5 लाख चुनावकर्मी तैनात किए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के लिए 2 लाख पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी कल ही वोट डाले जाएंगे। इनमें उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4, केरल और उत्तराखंड की 1-1 सीट के साथ महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट भी शामिल है। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार टिकाऊ और लाभदायक कृषि तथा सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 को वर्चुअली संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य अब वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 30% कृषि योग्य मिट्टी खराब हो चुकी है और रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी को नुकसान पहुंचा है। श्री चौहान ने कहा कि सरकार देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को याद करने के लिए देश के शैक्षणिक संस्थानों में जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बांस मिशन के माध्यम से आदिवासी परिवारों के लिए बांस की कटाई, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए नए रास्ते खोले हैं, जिससे उन्हें आय का एक स्थायी स्रोत मिला है। 45 लाख से अधिक जनजातीय लाभार्थियों को वन धन विकास केंद्रों से समर्थन मिला है, जिससे उन्हें वन उपज में मूल्य जोड़ने और अपनी आय बढ़ाने में सक्षम बनाया है। पीएम किसान के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ 20 लाख जनजातीय किसानों को कृषि में निवेश करने और उनकी उत्पादकता में सुधार करने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता भी प्राप्त हुई है। वर्ष 2014 के बाद से जनजातीय गांवों को हजारों किलोमीटर सड़कों से जोड़ा गया है, जिससे वहां शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के लिए नए अवसर बन गए हैं। पल्लवी परमार के साथ भानु प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कल गोवा में शुरू होगा। ये 28 नवंबर तक चलेगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार ये फेस्टिवल हमारे यंग फिल्म मेकर्स के लिए और यंग जनरेशन के लिए समर्पित किया हुआ है। इस बार के फेस्टिवल में न केवल यंग डेब्यू डायरेक्टर्स के लिए मौका है अपनी फिल्में दिखाने का, कंपटीशन में रहने का, साथ ही साथ क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में 100 और यंग बडिंग क्रिएटर्स आ रहे हैं जो कि अपना यहाँ पर काम दिखाएंगे। इसके साथ साथ बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है इंटरनेशनल लेवल से। लगभग 100 कंट्रीज की 400 से ज्यादा फिल्मों का यहाँ पे प्रदर्शन होगा।
सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने यह भी बताया कि समारोह के दौरान 100 देशों की करीब 400 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी। फिल्म महोत्सव की ताजा तैयारियों का हाल जानने के लिए चलते हैं गोवा में मौजूद हमारे संवाददाता ओमवेश उपाध्याय के पास। ओमवेश, फिल्म महोत्सव के कल होने वाले उद्घाटन समारोह के लिए क्या प्रमुख आकर्षण कल रहने वाला है वहां पर? जी विशाल, मैं अगर कल के उद्घाटन समारोह की बात करूं तो एक विशेष ऑडियो विजुअल प्रदर्शन होगा कल, जो कि भारतीय सिनेमा के 4 दिग्गज राज कपूर, मोहम्मद रफी, तपन सिन्हा और अक्किनेनी नागेश्वर राव की शताब्दी मनाने के रूप में होगा। साथ ही साथ कल के जो है उद्घाटन समारोह में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के साथ साथ गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत भी मौजूद रहेंगे। मैं एक चीज और आपको बता दूं कि इस वर्ष समावेशिता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष तरीके के ऑडियो विवरण और भारतीय सांकेतिक भाषा की सुविधा भी फिल्म अनुभाग द्वारा की गई है। जी विशाल। जी ओमवेश, इस वर्ष महोत्सव में पुरस्कारों की कुछ नई श्रेणियों की भी शुरुआत की गई है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी दें। बिल्कुल विशाल, अगर इस वर्ष के फिल्म महोत्सव की बात करें तो कहीं ना कहीं जो युवा फिल्म निर्माता है उन पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ भारतीय नवोदित निर्देशक के लिए एक नया पुरस्कार भी है। इस सम्मान के लिए अभी तक प्रतिस्पर्धा में 5 फिल्में हैं और मैं आपको बता दूं कि गोवा फिल्मों पर भी एक विशेष खंड है, जिसमें लगभग 14 फिल्में दिखाई जाएंगी, जो कि एक तरह की गोवा की जो स्थानीय प्रतिभा है और संस्कृति है उसका जश्न मनाएगी। जी धन्यवाद ओमवेश इस जानकारी के लिए। हम आगे भी आपसे महोत्सव के बारे में जानकारी लेते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दे दी है। नया सिद्धांत उन शर्तों को निर्धारित करता है जिनके तहत रूस अपने परमाणु हथियारों का उपयोग करने पर विचार करेगा। यह सिद्धांत परमाणु हथियारों के व्यापक उपयोग की अनुमति देता है। श्री पुतिन ने इस वर्ष सितंबर में परमाणु सिद्धांत में बदलाव का आदेश दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा यूक्रेन को रूस के ठिकानों पर मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति देने के बाद रूस ने यह कदम उठाया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से आम लोगों के लिए खुल गया है। 43वां व्यापार मेला 14 नवंबर को दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। मेले के पहले 4 दिन व्यवसायियों के लिए निर्धारित थे। इस वर्ष के मेले का विषय है विकसित भारत 2047। बिहार में महिलाओं की एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत फाइनल में पहुंच गया है। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने जापान को 2-0 से हराया। नवनीत और लालरेमसियामी ने 1-1 गोल किया। कल फाइनल में भारत का मुकाबला चीन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है स्पर्श सक्सेना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 239 अंक की तेजी के साथ 77,578 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 65 अंक की बढ़ोतरी के साथ 23,518 पर रहा। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ 84 रुपए 41 पैसे के स्तर पर दर्ज किया गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत $72.73 प्रति बैरल पर थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो द जनेरो में G20 शिखर सम्मेलन से अलग ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से बातचीत की। भारत बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर वैश्विक नेताओं को शिखर सम्मेलन में एक साथ लाया। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों के कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भावी पीढ़ियों के लिए मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए वैश्विक सहयोग का आग्रह किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हथियारों के व्यापक उपयोग की अनुमति देते हुए रूस के परमाणु सिद्धांत में बदलाव को मंजूरी दी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।